Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of Indian economy for your UPSC preparation. Now our period of reference for this particular video would be 15th of March to 21st of March, alright? So let's take a look at what important events that happened with respect to the field of Indian economy in this past week, alright? What will we cover in this particular video? Alright, now सबसे पहला इशू है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन लिक्विडेशन प्रोसेस. नाउ वैसे तो ये पॉलिटी से भी रिलेटेड इशू है, पर इसमें ना आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कवर होता है और सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत अहम फैसला है विद रिस्पेक्ट टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. तो इसको हम इकोनॉमी के करंट अफेयर्स में ही देखेंगे. ऑलराइट, देन इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम इन इंडिया. जैसा कि हम अपनी प्रीवियस करंट अफेयर्स वीडियो में कवर कर चुके हैं कि 31 मार्च को जो अभी करंट इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है ना, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इन्फ्लेशन मेंटेन करनी है इस बैंड में 4% प्लस माइनस 2%, इसी बैंड के अंदर सीपीआई मेंटेन इन्फ्लेशन मेंटेन करके रखनी है. नाउ ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का फ्रेमवर्क है ये 31 मार्च को खत्म हो जाएगा. नाउ इसीलिए बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है कि अब नया फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, नया बैंड कितना होना चाहिए और इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और क्या मेजर्स हम अप्लाई कर सकते हैं. तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लेके बहुत सारे अपना बातें चल रही हैं. कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग मेजर काम ही नहीं करा है, कई लोग कह रहे हैं नहीं काम करा है. तो इस डिबेट में हम अपने पैर डुबाएंगे, देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं लोग. इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम इन इंडिया, बिकॉज इट्स अबाउट टू एंड, द प्रेजेंट रिजीम इज अबाउट टू एंड ऑन 31 मार्च. देन ई कॉमर्स एंड एमएसएमईज, ये थोड़े मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपके आंसर राइटिंग के लिए एक आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करेंगे. और दूसरा भी मेंस पर्सपेक्टिव के लिए ही है, हाई ग्रोथ प्लान फॉर इंडियन एग्रीकल्चर. इंडियन एग्रीकल्चर को हम हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे कैसे लेके जा सकते हैं, बिकॉज इंडियन एग्रीकल्चर अगर आगे बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी. राइट हम ये कहते रहते हैं ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है. एग्रीकल्चर इज द प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. अ लॉट मेनी पीपल इन इंडिया, क्लोज टू 42% ऑफ द पीपल इन इंडिया डिपेंड ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. राइट, ये सब हम बातें करते हैं. तो एग्रीकल्चर को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है इंडियन इकोनॉमी के लिए. अब कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर ये बहुत अच्छा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, तो इसको डिस्कस करेंगे. और जैसा कि हमेशा होता है, एंड में मैंने कुछ आर्टिकल शॉर्टलिस्ट करे होते हैं जो मैं चाहता हूं आप रीड करो, तो उन आर्टिकल्स को मैं शेयर करूंगा आपके साथ, इन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टू रीड. ऑलराइट, तो वो तो एंड में ही देखेंगे हम. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन द लिक्विडेशन प्रोसेस. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद दैट. इस पे आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, तो देखते हैं क्या है आर्टिकल. नाउ हुआ क्या है, रिसेंटली इन अ केस इन्वॉल्विंग लिक्विडेशन ऑफ गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड, ये एक कंपनी थी, the Supreme Court has upheld the decision of National Company Law Appellate Tribunal, NCLAT जिसे हम कह देते हैं. अब हुआ क्या है, क्या हुआ था, ये जो कंपनी है ना गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड, इसने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी थी. अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए, कोई भी कॉर्पोरेट हाउस या कोई भी कंपनी जब बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर देती है या वो अपने लेंडर्स को, जिन बैंक से लोन लिया होता है उसने, उनको लोन नहीं चुका पाती, तो वो इंसॉल्वेंट हो जाती है ना. तो उस इंसॉल्वेंसी को, उस बैंक्रप्सी को रिजॉल्व करने का क्या तरीका है, वेल हम जानते हैं उसका तरीका है आईबीसी में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में. राइट नाउ जब आप बैंक्रप्ट हो जाते हो तो आपका केस आईबीसी के तहत रिजॉल्व होता है. नाउ आपको जिन जिन बैंक्स ने लोन दिया होता है ना, वो बना लेते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, और वो आपकी कंपनी के डेट से कैसे आपकी कंपनी से पैसा वसूलना है. राइट, इन्हीं बैंक्स ने तो आपको लोन दिया है, तो ये बैंक्स अब देखेंगे कि आपको कैसे रिजॉल्व किया जाए. राइट, क्योंकि आप डिफॉल्ट कर गए हो, आपने कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं आपको दे सकता. नाउ ये एक कंपनी है, कॉर्पोरेट हाउस है, राइट, इसको रिजॉल्व करना है. अब क्या होता है, आईबीसी के तहत ना कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इनको हायर कर लेते हैं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, या हम इन्हें कह देते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. ना ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होंगे ना, ये कोई रेजोल्यूशन प्लान पेश करेंगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को. अब रेजोल्यूशन प्लान क्या होगा, कुछ एसेट्स बेच के कुछ पैसा आ जाए इस कंपनी को, ये कंपनी चलती हो जाए. या ये पता क्या करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, कोई बड़ी कंपनी को बुला लेते हैं, उनको बोलते हैं कि आप इस कंपनी का 30% शेयर खरीद लो.
आप 30% शेयर खरीद लोगे तो कुछ पैसा आ जाएगा इस कंपनी के पास, आप खरीदोगे शेयर तो पैसा आएगा, वो पैसा इन बैंक वालों को हम वापस दे देंगे। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 30%, 40%, 50%। तो दीज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ये इनवाइट करते हैं बिड्स कि इस कंपनी में आप कितना % शेयर खरीदोगे, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, कुछ भी करें ये इस कंपनी को टर्न अराउंड करें ताकि ये अपने क्रेडिटर्स को वापस पे कर सके। सो दीज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कम अप विद अ रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान, अगर वो रेजोल्यूशन प्लान इन्हें मंजूर होता है, बैंक जितने भी बैंक्स हैं, तो वो रेजोल्यूशन प्लान चल पड़ता है। अगर इन बैंक्स को ये रेजोल्यूशन प्लान नहीं मंजूर होता और कोई रेजोल्यूशन प्लान मंजूर नहीं होता, तो पता क्या रास्ता होता है? फिर सीधा रास्ता होता है लिक्विडेशन का। लिक्विडेशन का मतलब उस कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, जो कुछ भी है उस कंपनी का, बेचने पे लगा दो। ठीक है, अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को कुछ नहीं मिल रहा है, कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं बाहर रहा है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने बहुत सारे रेजोल्यूशन प्लान दे दिए। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव तो आईबीसी का क्या था कि रिजॉल्व कर दो कंपनी चलती रहे। पर अगर कंपनी डिफॉल्ट ही कर जाती है, कोई रेजोल्यूशन प्लान भी नहीं आपको ठीक लगता है, तो आप लिक्विडेट कर देते हो, कंपनी को बेच देते हो। जो भी है उसके पास, जो भी एसेट्स वगैरह हैं, लैंड लूंड सब बेच बूझ के जितना पैसा आता है उतना निकाल लेते हो आप। राइट, क्लियर? नाउ जब आईबीसी आया था ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था जब, तो उस टाइम पे ना बहुत सारे लोगों ने एक लूप होल ढूंढ लिया था इसका। बहुत सारे जो कंपनीज है ना, उन्होंने लूप होल ढूंढ लिया था। नाउ लेट्स सपोज वो लूप होल क्या था, मैं बता देता हूं। ठीक है, लेट्स सपोज ये कंपनी है और इस कंपनी में बहुत सारे लोग पार्टनर हैं। ठीक है, लेट्स सपोज 5 लोग हैं पार्टनर इस कंपनी में, इनको हम प्रमोटर भी कह देते हैं। ठीक है, नाउ इस कंपनी ने ना बैंक से बहुत ज्यादा डेट उठा लिया, बहुत सारा लोन उठा लिया। लेट्स सपोज इन्होंने 10,000 करोड़ का लोन उठा लिया, और अब जब बैंक्स वापस मांगने जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। तो बैंक्स क्या करते हैं, आईबीसी में इस कंपनी को ले जाते हैं और फिर क्या करते हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिजॉल्व हो नहीं रही, अब वो इस कंपनी को लिक्विडेट करेंगे। लिक्विडेट मतलब जो कुछ भी बेच सकते हैं इसका बेच देंगे। अब ये लोग पता क्या करेंगे, इन्हें पता चलता है इन प्रमोटर्स को कि ये जो हमारी कंपनी है ना, ये 2000 करोड़ में बिक रही है, पूरी की पूरी 2000 करोड़ में बिक रही है। तो ये प्रमोटर ना बिड करने आ जाएंगे, 2000 करोड़ की कंपनी वापस ले लेंगे अपनी, बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा। एक तरह से देखा इन्होंने क्या स्कीम लगाई, ये 10,000 करोड़ दे नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी और इन्हें वापस मिल गई 2000 करोड़ में। तो इन्हें 10,000 करोड़ देने के बजाय सिर्फ 2000 करोड़ देने पड़े और कंपनी इनके हाथ में ही है और डेट भी सारा माफ हो गया। तो ये तो गलत चीज है ना। दीज पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस कंपनी बैंकरप्ट। व्हाई शुड दे बी अलाउड टू बिड फॉर देयर कंपनी ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस? इन्हीं की वजह से बैंकरप्ट हुई थी ना, तो इन्हें क्यों आप लिक्विडेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने देते हो? नहीं देना चाहिए, यह सबको पता चल गया था। इसीलिए फिर ना आईबीसी में आपने अमेंडमेंट करी और एक सेक्शन 29A इंट्रोड्यूस करा। सेक्शन 29A पता क्या कहता है कि प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, सेक्शन 29A इन्हें मना कर देता है। क्लियर? अच्छा, एक और चीज है, सेक्शन 29A तो है, पर यह प्रमोटर्स के पास एक और रास्ता है। पता क्या रास्ता है? सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट, आईबीसी नहीं, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 230 पता क्या कहता है कि कल को अगर ये प्रमोटर बैंक्स के पास जाके कोई और प्रपोजल ले जाएं कि हम अपना डेट ऐसे रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, डेट जो है हम पे उसको रिस्ट्रक्चर करने का तरीका अगर ले जाएं तो वो लेके जा सकते हैं। दे कैन गिव अ प्रपोजल ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट टू दिस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, तो सेक्शन 230 के तहत ये प्रमोटर्स जा सकते हैं बैंक्स के पास अपना डेट रीस्ट्रक्चर करने के लिए। ठीक है, नाउ ये जो केस आया था ना गुजरात एनआरई कोक का, अब गुजरात एनआरई कोक लिक्विडेशन प्रोसेस से गुजर रही है, तो सेक्शन 29 के तहत इस कंपनी के जो प्रमोटर है वो बिड तो कर नहीं सकते। तो इस कंपनी के प्रमोटर ने पता क्या सोचा कि हम ना सेक्शन 230 के तहत सीधा बैंक्स के पास चले जाते हैं और अपना डेट रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस कंपनी के प्रमोटर्स इस पर्टिकुलर कंपनी से, इस कंपनी के प्रमोटर इस पर्टिकुलर कंपनी से अपने हाथ नहीं धोना चाहते, वो चाहते हैं इस कंपनी का कंट्रोल। तो अब सेक्शन 29A के तहत तो कंट्रोल मिल नहीं रहा है,
तो ये सेक्शन 230 लेके बैंक वालों के पास ही जा रहे हैं और बोल रहे हैं हम अपना डेट ही रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, हम आपको पैसा देने को तैयार है पर रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। नाउ इस पे बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताई और वो केस लेके गए एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में। ठीक है, कोई भी आईबीसी को लेके डिस्प्यूट होता है ना, वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जाता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से जो भी केस डिसाइड हुआ उसके खिलाफ अपील हुई। तो जब भी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के खिलाफ अपील होगी तो केस कहां जाएगा? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अपील हुई ना, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जो प्रमोटर होंगे ना वो सेक्शन 230 का फायदा उठा सकते हैं बशर्ते लिक्विडेशन प्रोसेस ना चल रहा हो। अगर लिक्विडेशन प्रोसेस चल रहा है, अगर आपने बैंकरप्टी कर दी कंपनी, तो नहीं आप सेक्शन 230 यूज कर सकते। तो इन्होंने पता क्या कहा, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल ने, कि ये जो प्रमोटर है, अब कंपनी बैंकरप्ट होकर लिक्विडेट हो रही है, ना ये सेक्शन 29A के तहत आ सकते बिडिंग करने, ना ये सेक्शन 230 का फायदा उठा सकते अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब इन प्रमोटर्स को बुरा लगा, इन्होंने कहा यार ये एनसीएलएटी ने क्या कर दिया हमारे खिलाफ, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एनसीएलएटी की सुनी और बोला एनसीएलएटी सही कह रहा था, ना ये सेक्शन 29A के तहत आएंगे ना 230 के तहत आएंगे, प्रमोटर्स आर नॉट अलाउड। या तो पहले ध्यान रखते, बैंकरप्ट कर दी कंपनी, अब उसके बाद कह रहे हो हम ये सब कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही सारा केस है, राइट। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा था न्यूज़पेपर में। बाकी मोटे मोटे तौर पे जो केस है वो मैंने आपको बता दिया है। NCLAT in 2019 had held that any person who was ineligible under section 29A of IBC to bid for his company was also barred from proposing a scheme of compromise and arrangement under section 230 of Companies Act। ठीक है, द जजमेंट किसने दी है? 2 जज बेंच था, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह ने दी है। क्लियर? नाउ अब मैं आपको बताया तो सेक्शन 29A क्या है, सेक्शन 230 क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने मोटे मोटे तौर पे बता दिया है, बट लेट्स रीड इट आउट। द पर्पस ऑफ IBC इज टू प्रोवाइड द कॉर्पोरेट डेटर विद अ रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है, कंपनी बैंकरप्ट होगी, इसको रिजॉल्व करने का तरीका बताओ, रिजॉल्व नहीं होता तो लिक्विडेट कर दो, जो कुछ भी बिक के मिलता है बेच दो। इन केस नो रेजोल्यूशन प्लान इज अग्रीड टू, द कंपनी एंड इट्स एसेट्स आर लिक्विडेटेड। Now the code in its original form, जो IBC पहले आया था ना, उसमें had not incorporated any provision to prevent defaulting promoters, जिनकी वजह से bankrupt हुई थी, from buying back the corporate debtor, which could occur potentially at steep discounts। जैसे मैंने बताया 10,000 करोड़ का डेट है पर 2,000 करोड़ देके आप छूट जाते हो, राइट, वो हो सकता है। तो ये चीज के खिलाफ कोई प्रोविजन नहीं था ओरिजिनल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, इसीलिए इन्होंने अमेंडमेंट के थ्रू सेक्शन 29A इंट्रोड्यूस करा और उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया कि ये सेक्शन आने से पहले भी जो प्रमोटर बिड कर रहे थे ना, उन पे भी ये सेक्शन 29A लागू होगा। आपको पता है ना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, वो चीज है। इट प्रिवेंट्स प्रमोटर्स ऑफ द डिफॉल्टिंग कंपनी फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द लिक्विडेशन प्रोसेस एंड बिड फॉर द कंपनी हुज डाउनफॉल was the responsibility of these very promoters। Alright, बड़ा सिंपल सा केस है। अच्छा, सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या है ये आप पढ़ लेना, मैंने आपको बताई दिया है। टू प्रपोज, अगर आपका लिक्विडेशन वगैरह नहीं चल रही है और आपको लगता है आप डेट पे नहीं कर सकते, तो आप ही के प्रमोटर्स बैंक्स के पास जाके डेट की कोई स्कीम लेके आ सकते हो कि हम 2 साल का हमें वो दे दो मोरेटोरियम, हम 2 साल बाद इंटरेस्ट देना शुरू कर देंगे। जो भी स्कीम हो सकती है रिस्ट्रक्चरिंग की, वो आप दे सकते हो, राइट, अंडर सेक्शन 230। बट अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद अगर लिक्विडेशन प्रोसेस चल रहा है तो प्रमोटर्स ये सेक्शन नहीं यूज कर सकते। क्लियर? मेक सेंस? अब हम देखते हैं इस जजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है। दिस क्लैरिफिकेशन बाय सुप्रीम कोर्ट विल स्पीड अप द रेजोल्यूशन प्रोसेस। पहले इस चीज पे कोई क्लैरिटी नहीं थी कि ये जो सेक्शन 29A के तहत प्रमोटर्स बार्ड हैं, ये सेक्शन 230 भी यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए कोर्ट्स में मामला अटका रहता था, राइट, और मामला चलता रहता था, रेजोल्यूशन प्रोसेस भी अटका रहता था, रेजोल्यूशन जल्दी नहीं होती थी। बट अब क्लैरिटी आ गई है तो रेजोल्यूशन प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। जो भी लिक्विडेशन प्रोसेस है, जो भी बैंक्रप्सी का केस है, वो जल्दी रिजॉल्व होगा क्योंकि क्लैरिटी आ गई है। क्लियर? Since the objective of IBC is to find a suitable buyer for the company and liquidation is ordered only in cases where there are no viable plans submitted, है ना, अगर रेजोल्यूशन प्लान अच्छा ही नहीं लग रहा तो लिक्विडेशन होती है। Experts believe that a quick liquidation, जल्दी हो जाए, बिना केसेस में टाइम लगे बगैर जल्दी लिक्विडेशन हो जाए,
is of utmost importance to maximize the value of assets of the company. जल्दी लिक्विडेशन होनी चाहिए और जल्दी नहीं हो रही थी क्योंकि कोर्ट्स में मामला फंसा हुआ था. अब क्लैरिटी आ गई है, जल्दी होगा. प्लस एक और फायदा है, This judgment also settles down the conflicting judgments given by different benches of National Company Law Tribunal. अच्छा, पुराने टाइमों में पहले ना कुछ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल्स ने ना कुछ प्रमोटर्स को सेक्शन 230 के तहत अलाउ करा हुआ था, क्योंकि उन्हें लगता था ये प्रमोटर्स ना पावरफुल हैं, ये ज्यादा पैसे देने को तैयार है एज कंपेयर टू अदर पीपल जो लिक्विडेशन में बाय कर रहे हैं, बिड कर रहे हैं. तो ये सोचते थे कि यार देखो, हमारा मेन एम है कि ये जो लिक्विडेशन में बेच रहे हैं हम, इससे ज्यादा पैसा है. अगर यही प्रमोटर ज्यादा से ज्यादा पैसा देने को तैयार है तो इन्हें अलाउ कर दो. तो कुछ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, माइंड यू मैं एपेलेट ट्राइब्यूनल की बात नहीं कर रहा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने अलाउ करा हुआ था. तो इसीलिए क्लैरिटी नहीं थी, कुछ अलाउ कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, क्लैरिटी ही नहीं थी ना. अब सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई भी अलाउ नहीं करेगा, क्लैरिटी होगी और जल्दी स्पीड अप होगा. लीगल क्लैरिटी मिली है इसमें. ठीक है जी, क्लियर. चलो, यही है बस केस. अब हम आगे बढ़ते हैं. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है इस हफ्ते का, वो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम. नाउ इससे रिलेटेड आर्टिकल्स बहुत ज्यादा आए हैं, काफी ज्यादा कवरेज मिली है और ऑलमोस्ट सारे न्यूज़पेपर्स में मिली है ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम को लेके है. ठीक है, 2 आर्टिकल्स वैसे तो आपके हिंदू में आए थे, एक आर्टिकल आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था. सारे आर्टिकल्स पता क्या प्रेमिसेस रख रहे हैं अपना, क्या बात क्या कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब आरबीआई एंड गवर्नमेंट वुड हैव टू कम अप विद अ न्यू मॉनेटरी फ्रेमवर्क, राइट, न्यू इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क. क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क था ना, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को सीपीआई बेस्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन, सीपीआई कंबाइंड को 2 to 6% के बैंड में रखना था. ये जो था ना सिस्टम, ये सारा जो सिस्टम था, ये 31 मार्च 2021 तक था. अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टू कम अप विद अ न्यू फ्रेमवर्क, जिसमें वो ये भी चेंज कर सकते हैं, वो टारगेट भी चेंज कर सकते हैं कि अब हम सीपीआई को नहीं टारगेट करेंगे, डब्ल्यूपीआई को करेंगे. वो कई चीजें चेंज कर सकते हैं. पूरा इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो मैकेनिज्म है उसको रिवैम्प कर सकते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हैं ना. क्योंकि वो सारी चीजें कर सकते हैं, इसलिए डिबेट चल रही है कि ये सारी चीजें काम की हैं भी या नहीं. और डिबेट मेजरली पता है किस बात पे है, कि क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. और मोर इंपॉर्टेंटली, क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो मेथडोलॉजी है, जो एमपीसी अपनाता है, आपको पता है ना एमपीसी इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करता है, रेपो रेट को चेंज करके करता है, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को चेंज करके करता है, रेपो रिवर्स रेपो रेट को चेंज करके वो इन्फ्लेशन को टारगेट करता है. इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वो रेपो रेट बढ़ा देगा, इन्फ्लेशन कम है तो वो रेपो रेट कम कर देगा, राइट. ये सारी चीजें हैं, रेपो रेट के थ्रू करता है. तो डिबेट ये भी उठ रही है कि क्या रेपो रेट के थ्रू आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हो तो ये ठीक स्ट्रैटेजी है, या इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के और बहुत सारे स्ट्रैटेजिम्स हैं और बहुत सारे तरीके हैं, उनको यूज करो रादर देन रेपो रेट, क्योंकि रेपो रेट खराब तरीका है. ये सारी डिबेट चल रही है. क्लियर, मेक सेंस. तो ज्यादातर इन दोनों आर्टिकल्स का क्रिटिसिज्म होगा टुवर्ड्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम. और आपको पता होना चाहिए ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम आई थी ना, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बिठाई जाएगी, वो पॉलिसी रेट यानी कि रेपो रेट के थ्रू सीपीआई कंबाइंड को 2 to 6% के अंडर इस बैंड में रखेगी. ये सारी टारगेटिंग रिजीम स्टार्ट हुई थी 2016 में. क्लियर. तो अब ये जज करेंगे कि क्या जब से ये रिजीम आई है तब से इन्फ्लेशन कंट्रोल में रही है. ठीक है, अगर रही है तो क्या इसी वजह से कंट्रोल में रही है, इन्फ्लेशन पहले भी कंट्रोल में थी जब ये रिजीम नहीं थी. ये सारी बातें होंगी. ऑलराइट, चलो. नाउ इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम क्या होती है. सेंट्रल बैंक का मेन काम पता है क्या होता है. जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई वगैरह, तो सेंट्रल बैंक का मेन एम होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. कि यार बैंक्स अपना ठीक से काम करे, फाइनेंशियल सारा स्टेबल रहे, एनबीएफसीज वगैरह ठीक से काम करे, ये सारा उनका कोर पर्पस होता है. बट 1970s में ना एक चीज हुई थी. 1970s में जितने भी ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी ना, अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, इन्होंने कार्टेल बना के ना एकदम से प्राइसेस बढ़ा दिए थे ऑयल के.
Now oil is an essential commodity in almost all the countries. तो इसी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ गई थी सारी कंट्रीज में, स्पेशली एडवांस्ड कंट्रीज में। तो एडवांस कंट्रीज ने अपने सेंट्रल बैंक्स को एक और मैंडेट दे दिया। उन्होंने कहा कि अब आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ एक और पर्पस है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का। और आपने इन्फ्लेशन टारगेटिंग कैसे करनी है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग आपने करनी है मनी सप्लाई बढ़ा कम करके, या इन्फ्लेशन टारगेटिंग आपने करनी है इंटरेस्ट रेट चेंज करके। तो जो अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग की रिजीम है ना, ये इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करके इन्फ्लेशन चेंज करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारे केस में रेपो रेट हम चेंज करते हैं। नाउ ये स्टार्ट हुआ था न्यूजीलैंड में, याद रखना। इट हैज बीन 3 decades सिंस द स्टार्ट ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी इन न्यूजीलैंड। स्टार्ट न्यूजीलैंड में हुआ था, उसके बाद इट वाज फॉलोड बाय 33 कंट्रीज। अब ये जो क्लब है ना, ये क्लब है, इन कंट्रीज का क्लब है। इन कंट्रीज का क्लब मतलब वो कंट्रीज का क्लब जिनके सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी अपनाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं। इस क्लब में 2 नए एंट्रेंट्स आए थे, एक अर्जेंटीना आया था और इंडिया एंटर करा 2016 में। 2016 से पहले आरबीआई या इंडिया इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं करता था ऑफिशियली, यानी कि उसका ऑफिशियल मैंडेट नहीं था कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। इन्फ्लेशन को टारगेट करता था, कंट्रोल करता था, पर उसका ऑफिशियल मैंडेट नहीं था। पर 2016 के बाद इंडिया में भी ये पॉलिसी आ गई, ये रिजीम आ गई। नाउ ग्लोबली इन्फ्लेशन कंट्रोल बिकेम प्रोमिनेंट आफ्टर द ऑयल शॉक ऑफ 1970s, हमने बात करी है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाज ब्रॉट टू द सेंटर स्टेज बाय फेमस मॉनेटरिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन। ये बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे 1970s के, वो नहीं होते नियो लिबरल इकोनॉमिस्ट, वो थे मिल्टन फ्रीडमैन बहुत ज्यादा। आपको याद होगा हमने हेलीकॉप्टर मनी की कभी बात करी है अपने क्लासेस में, हेलीकॉप्टर मनी, उसका आइडिया भी मिल्टन फ्रीडमैन ने ही दिया था। खैर, मिल्टन फ्रीडमैन ने यह आइडिया दिया था कि जो सेंट्रल बैंक है ना, उनके पास ऐसे हथियार हैं कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक्स की ड्यूटी होनी चाहिए इन्फ्लेशन को टारगेट करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। नाउ मिल्टन फ्रीडमैन ने उस टाइम पे कहा था कि सेंट्रल बैंक्स मनी सप्लाई को बढ़ा के कम करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले आइडिया कि सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन को टारगेट करें, ये मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। उससे पहले गवर्नमेंट कोशिश करती थी, गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज लेके आती थी, टैक्सेस कम कर देती थी, सप्लाई बढ़ा देती थी, जैसे गवर्नमेंट प्याज के रेट चेंज करती है और बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट करती है। उससे पहले जनरली गवर्नमेंट ध्यान देती थी इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे। मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा नहीं, सेंट्रल बैंक का काम है। और मिल्टन फ्रीडमैन ने तो फिर भी बोला था कि ओवरऑल मनी सप्लाई से आप इन्फ्लेशन बढ़ा कंट्रोल कर सकते हो। बाद में जिन जिन कंट्रीज ने यह पॉलिसी अपनाई है, उन्होंने सिर्फ एक ही तरीके से इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सोचा। ठीक है, इन्होंने सोचा कि सिर्फ एक ही तरीके से आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो, और वो क्या है? इंटरेस्ट रेट से, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट से। जैसे इंडिया के केस में रेपो रेट से। इन्फ्लेशन अगर जरूरत से ज्यादा है, रेपो रेट बढ़ा दो, राइट? तो मिल्टन फ्रीडमैन के बाद मेजॉरिटी जितने भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी फॉलो करते थे, जितनी भी है कंट्रीज, इनके सेंट्रल बैंक ने कहा हम अपने इंटरेस्ट रेट से कोशिश करेंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का। और कोशिश क्या करेंगे? ये हमारा मैंडेट है, हम अपने आप को टारगेट देंगे, जैसे इंडिया ने दिया 2 to 6% का, और उस टारगेट को फॉलो करेंगे। क्लियर? नाउ इंडिया में कब आया ये? सिंस द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is about to end on March 31st, there is a debate going on about the utility मतलब ये जो रिजीम हम लेके आए हैं थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट इन 2016 के, जो हमने लेके आए हैं फ्रेमवर्क के, एमपीसी कंट्रोल करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंट्रोल करेगी इन्फ्लेशन, ये काम भी करा है, इसकी यूटिलिटी है, और क्या ये सक्सेसफुल रहा है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, इसको देखेंगे। तो डिबेट चल रही है इस चीज को लेके। नाउ आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ करंट इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम। अब वो लोगों की आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं जो सपोर्ट करते हैं कि हां इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम होनी चाहिए, और जो इंडिया की अभी करंट इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम रही है वो सक्सेसफुल रही है, तो इसीलिए वी शुड कंटिन्यू विद दिस इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम। नाउ वो लोगों की आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? सबसे पहली तो उनकी आर्ग्यूमेंट है कि जब से इंडिया में 2016 से इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम आई है, इंडिया में इन्फ्लेशन 2 to 6% ही रही है, इसके बाहर कभी नहीं गई है। क्लियर? अच्छा, तो इन्होंने कहा कि ये सक्सेसफुल रही है, 2 to 6% ही रही है। उससे पहले कभी कभी ऐसा भी हो जाता था इंडिया में इन्फ्लेशन 9% भी चलेगी, 10% भी चलेगी, पर जब से ये रिजीम आई है, 4-5 साल होने को आए हैं,
2 to 6% ही रहता है सिस्टम, 2 to 6% ही रही है इन्फ्लेशन, कंट्रोल्ड रही है, और ये अच्छी चीज है, राइट। एक और आर्ग्यूमेंट है, वो कहते हैं कि जब आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन टारगेट दे देते हैं ना, जब वो पूरी दुनिया में अनाउंस कर देते हैं कि हम इन्फ्लेशन को इसके बीच में रखेंगे, तो लोगों को सिग्नल चले जाता है कि इन्फ्लेशन इसके बीच में रहेगी। तो जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस है ना, ये ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है ना जो, वो भी कंट्रोल में रहती हैं। नाउ आप ये सोच रहे होंगे कि आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेक्टेशंस पे क्यों जा रहे हैं, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस इंपॉर्टेंट क्यों है? लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल को जी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी, तो वो अपने दिमाग में कर रहे हैं उसका इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट होगा, राइट? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हमारे लिए टेंशन की चीज क्यों है? वेल, आपको मैं बता दूं, आरबीआई सबसे ज्यादा वरिड होता है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस से। अगर लोग इन्फ्लेशन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो इन्फ्लेशन होएगी ही होएगी। जब ये वैसे सा डायलॉग हो गया जैसे वो था, किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे मिलाने में, राइट? वैसी चीज हो जाती है ये, कि जब सारी दुनिया सोच के बैठ जाए ना कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी फ्यूचर में, तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। एंड व्हाई इज दैट सो? वेल, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का पता है क्या इंपैक्ट होता है? सिंपल सा एग्जांपल है, कल को मान लो मैं आपको बता देता हूं कि अगले ही दिन, कल को ही ना, पेट्रोल के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। कल ही पेट्रोल के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, डीजल के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और मैं ये पूरे शहर में गा देता हूं बात, और पूरा शहर मेरी ये बात मान भी जाता है, तो पूरे शहर का अब रिएक्शन क्या होगा? सारा शहर अब पेट्रोल पंप्स में जाएगा कि आज ही तेल भरवा लेते हैं, आज ही भरवा लेते हैं, कल से तो महंगा हो रहा है, राइट? नाउ जब सारा शहर आज ही पेट्रोल की डिमांड बढ़ा देगा, तो जैसा कि हमने डिस्कस करा हुआ है, जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई वहीं की वहीं है, तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, राइट? तो शायद कल को पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने नहीं थे, पर क्योंकि मैंने सबको बिलीव करवा दिया कि कल को पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, उन्होंने आज ही डिमांड बढ़ा दी कि यार आज ही खरीद लो, कल को क्या पता, आज ही डिमांड बढ़ गई, प्राइसेस बढ़ गए। तो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी नहीं हुई कि आपने बस सोचा और उसकी तरफ, उस सोच की तरफ एक्ट करा और इन्फ्लेशन बढ़ गई, राइट? सो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना भी आरबीआई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी भी इंपॉर्टेंस है इन्फ्लेशन पे। नाउ बहुत सारे ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम को सपोर्ट करते हैं ना, वो पता क्या मानते हैं कि जब गवर्नमेंट ऐसे कम्युनिकेट कर देती है ना कि हमारा टारगेट ये है और यही रहेगा, तो वो एक्सपेक्टेशंस को एंकर कर देते हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशंस इसके बाहर नहीं जाती, जरूरत से ज्यादा नहीं होती, और जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल में रहेगी, इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में रहेगी, राइट? तो यही आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ करंट इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम। एक तो जब से ये रिजीम आई है तब से इन्फ्लेशन कंट्रोल में रही है, और जब से ये रिजीम आई है इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस भी कंट्रोल में रही हैं, राइट? नाउ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब ये क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं? पहली लाइन तो ध्यान से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। दीज आर्ग्यूमेंट्स डू नॉट अपोज कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, दे आर ओनली अगेंस्ट द करंट रिजीम ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये जितने भी लोग हैं ना जो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट पेश कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम खराब है, ये नहीं कह रहे कि इन्फ्लेशन बढ़ानी चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, पर जो तरीका हम अपना रहे हैं, जो तरीका मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अपना रही है थ्रू रेपो रेट, वो सही तरीका नहीं है, राइट? और वो सही तरीका क्यों नहीं है, उसके लिए वो आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं। क्लियर? ये याद रखना। नाउ एक ये जो आर्टिकल आया था ना हिंदू में, इसने पता क्या कहा था? इसने कहा था आप ना समझो कि इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की जो साइकी है ना, ये जो थिंकिंग है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम को फॉलो करने वाले लोग मानते हैं कि इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है, राइट? ये जो थिंकिंग है ना, इसके नीचे एक ना अजम्पशन है। वो अजम्पशन पता क्या है? वो अजम्पशन एक इकोनॉमिक मॉडल की है। जो लोग ये मानते हैं कि इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है, वो पता किस अजम्पशन में मानते हैं? वो ये मानते हैं कि कहीं भी इन्फ्लेशन होती है ना, कहीं भी इन्फ्लेशन होगी, कभी भी इन्फ्लेशन होगी, उसका एक ही रीजन है, और वो रीजन पता क्या है? कि आपकी इकोनॉमी ओवरहीट कर रही है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसे यूज करना अपने आंसर्स में भी। योर इकोनॉमी इज ओवरहीटिंग।
अब ओवर हीटिंग का मतलब पता है क्या है? सिंपल है। देखो, आपकी इकोनॉमी है ना, उसमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ फैक्ट्रीज होंगी, कुछ फिक्स नंबर ऑफ रोड्स होंगी, उसकी एक फिक्स्ड कैपेसिटी होगी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। लेट्स सपोज आपकी जो इकोनॉमी है ना, उसकी कैपेसिटी है कि वो सिर्फ 100 रुपीज के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकता है। उसकी कैपेसिटी इतनी है, इतनी ही फैक्ट्रीज है, इतना ही सब कुछ है। क्लियर? बट अगर इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा आ जाए, बहुत ज्यादा डिमांड आ जाए, डिमांड आ जाए 200 रुपए की गुड्स की, अब आपकी इकोनॉमी की कैपेसिटी है कि वो सिर्फ 100 रुपए की गुड्स सप्लाई कर सकता है, पर आपकी इकोनॉमी में इतना पैसा आ गया, ठीक है, इतना ज्यादा लोगों के पास पैसा आ गया और वो इतना खर्च करने लग गए कि इकोनॉमी में डिमांड हो गई 200 रुपए की। अब कैपेसिटी है 100 रुपए की, डिमांड आपने कर दी 200 रुपए की, राइट? सो डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, इसीलिए इन्फ्लेशन हो रही है, right? So whenever there is inflation, these people believe, those who support inflation targeting regime, ये believe करते हैं कि your economy is overheating, वो अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड काम कर रही है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा काम कर रही है, बियॉन्ड, ठीक है, ओवरहीट कर रही है आपकी इकोनॉमी। जैसे इंजन ज्यादा काम कर रहा है तो ओवरहीट नहीं कर जाता, राइट? वैसे ही योर इकोनॉमी इज ओवरहीटिंग एंड दैट्स द ओनली रीजन फॉर इन्फ्लेशन। नाउ ये लोग कहते हैं कि देखो, अगर नॉर्मल रेट, आपका नॉर्मल जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है, नॉर्मल आप प्रोड्यूस कर सकते हो 100 रुपए का, पर आपके डिमांड की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, जरूरत से ज्यादा हो रही है, नॉर्मल से ज्यादा हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी ना। नॉर्मल से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों हो रही है? ध्यान से सुनना, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। और डिमांड ज्यादा क्यों हो रही है? मे बी इंटरेस्ट रेट्स आर टू लो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स, जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स है ना, वो इतने कम है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बोरो करते जा रहे हैं। अब इतनी ज्यादा बोरोइंग होगी, इतना ज्यादा लोगों ने बोरो कर करके अपने पास पैसा कर लिया कि अब वो मार्केट में वो डिमांड बढ़ा के बैठ गए, बिकॉज जरूरत से ज्यादा कम है आपके इंटरेस्ट रेट्स, इसलिए पीपल आर बोरोइंग टू मच, एंड बिकॉज दे आर बोरोइंग टू मच दे आर स्पेंडिंग इट इन द मार्केट, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर डिमांड हैज इंक्रीज्ड वे मोर देन द नॉर्मल रेट ऑफ सप्लाई, and hence your economy is overheating। ठीक है, तो ये कहते हैं आपके इंटरेस्ट रेट्स ना नॉर्मल रेट से कम है, आपको अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने चाहिए, नॉर्मल रेट पे लेके आने चाहिए, तभी इंफ्लेशन रुकेगी, क्योंकि राइट नाउ योर इकोनॉमी इज ओवरहीटिंग। ये अजम्पशन है इन्फ्लेशन टारगेट करने वालों की, ठीक है? इसीलिए जब भी इन्फ्लेशन ज्यादा होती है वो क्या करते हैं? रेपो रेट बढ़ा देते हैं। रेपो रेट बढ़ता है तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने लग जाता है, और उनकी अजम्पशन है कि नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाएगा। जब नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाएगा, लोगों की बोरोइंग्स कम हो जाएंगी, ये डिमांड कम हो जाएगी, ओवरहीट करना बंद कर जाएगी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन ड्रॉप हो जाएगी। ये सिंपलिस्टिक सी अजम्पशन है। नाउ जो लोग ओपोज करते हैं ना, वो कहते हैं कि ये अजम्पशन है ना, ये गलत है। वो ये नहीं कह रहे कि ये इन्फ्लेशन ऐसे नहीं होती, वो कहते हैं इन्फ्लेशन ओवरहीटिंग से हो जाती है, पर इन्फ्लेशन का ये सिर्फ एक ही कारण है, इन्फ्लेशन के तो मल्टीपल कारण हो सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ ओवरहीटिंग से ही इन्फ्लेशन होती है, बहुत सारी चीजों से हो जाती है। मान लो एकदम से सप्लाई चेन डिसरप्शन होगी, सप्लाई ही नहीं हो पा रही, ठीक है, प्रोड्यूस तो हो रहा है पर रोड्स बंद है, आपकी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो सप्लाई नहीं हो पा रही। अब डिमांड नॉर्मल है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, पर क्योंकि सप्लाई चेन रुकी हुई है तो प्रोडक्ट सप्लाई नहीं हो पा रहे, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। उस केस में अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी दोगे, कोई इंपैक्ट थोड़ी होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नॉर्मल रेट ही चल रहा है। इन्फ्लेशन हुई सप्लाई चेन शॉक की वजह से हुई थी, डिमांड बढ़ने की वजह से नहीं हुई थी, ओवरहीटिंग की वजह से नहीं हुई थी। और ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं। इस साल बारिश ठीक से नहीं हुई, तो फसल बर्बाद होगी, तो राइस और वीट की सप्लाई कम होगी, डिमांड वहीं की वहीं है, प्राइसेस बढ़ गए, फूड इन्फ्लेशन हो गई। तो बहुत सारे मल्टीपल कारण हैं। इन्फ्लेशन टारगेटर्स मानते हैं कि सिर्फ ओवरहीटिंग से ही हो रहा है भाई साहब, इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, कम करो, यही तरीका है। बट जो अगेंस्ट चल रहे हैं वो कह रहे हैं सिर्फ ओवरहीटिंग से नहीं होता, ओवरहीटिंग से ही इन्फ्लेशन होती है, इसके लिए कोई एविडेंस भी नहीं है, कोई ऐसा खास एविडेंस नहीं है। ये तो लोग ना लॉजिक पे मान के चल रहे हैं कि हाँ यार लॉजिकल सी तो बात लग ही रही है, चलो ये सही होगा, राइट? पर कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है।
कि ऐसा ही होता है, इन्फ्लेशन हमेशा ओवरहीटिंग से ही होती है। देयर इज नो एविडेंस फॉर दैट। इन्फ्लेशन ओवरहीटिंग से भी हो सकती है, पर और मल्टीपल कारण हैं इन्फ्लेशन के, तो ये मॉडल ही गलत है। क्लियर? देयर इज नो एविडेंस सपोर्टिंग दिस इकोनॉमिक मॉडल एज दिस थ्योरी इज नॉट वेरीफाइबल। क्लियर? नाउ बहुत सारे ऐसे एविडेंस सामने आए हैं जो इस मॉडल को ही रिजेक्ट करते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग काम करती है, ये जो ओवरहीटिंग वाला मॉडल है इसी को ही रिजेक्ट करते हैं। अब वो एविडेंस क्या है? इंडिया में देखने को मिले। इंडिया में ना इन्फ्लेशन हैड स्टार्टेड फॉलोइंग स्टेडीली बिटवीन 2011-12 टू 2015-16। 2016 में इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम आई है, उससे पहले ही इंडिया में इन्फ्लेशन गिरनी शुरू हो गई थी। राइट? उस टाइम तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम नहीं चल रही थी, तो फिर इन्फ्लेशन गिरनी शुरू क्यों होगी? और 2011-12 से लेके 15-16 तक इन्फ्लेशन हाफ हो गई थी बिफोर द स्टार्ट ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम 2016 में। तो कोई और कारण भी हैं जो इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं, कम करते हैं। सिर्फ इस रिजीम से इन्फ्लेशन बढ़ती या कम नहीं होती, और बहुत सारे कारण हैं। Right? Thus, there was another mechanism driving inflation drop other than IP regime, inflation targeting regime. Sorry, IP नहीं, inflation targeting regime. All right? Even inflation expectations fell before the regime was introduced. दूसरा argument ये लोग पता क्या देते हैं कि देखो इन्फ्लेशन टारगेटिंग से ना इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन एंकर हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। पर एविडेंस हमें पर मिलता है कि 2016 से पहले इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस कम होनी शुरू हो गई थी। तो सिर्फ आपके इस बैंड से, इस एंकरिंग से ही नहीं कम हो रही, और बहुत कारण है इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन कंट्रोल करने के। Thus rejecting the notion that only IP regime can anchor inflationary expectation. और फाइनल नेल इन द कॉफिन पता क्या है? फाइनल एविडेंस 2020 के बाद जब कोरोना वायरस लॉकडाउन लग गया, इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई। लॉकडाउन लगने के बाद बढ़ने लग गई, एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ने लग गई। अब वो इंसान जो ये कहेगा कि देखो लॉकडाउन के दौरान इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है क्योंकि इकोनॉमी ओवरहीट कर रही है, उसे तो हम बेवकूफी कहेंगे। भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, कहां से इकोनॉमी ओवरहीट कर रही है? डिमांड तो गिरी हुई है, लोग तो कुछ बाहर ही नहीं निकल पा रहे, कैसे आप कह रहे हो इकोनॉमी जरूरत से ज्यादा काम कर रही है ना? लॉकडाउन के दौरान भी आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? वेल, अगर बंदा ध्यान से सुने तो उसे पता चलता है कि सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी ना, रोड्स बंद है, सामान बना हुआ है पर रोड्स बंद है, सप्लाई एकदम ही नीचे गिर गई, चेन ही डिसरप्ट होगी, इसीलिए इन्फ्लेशन होगी। सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से हुई थी, ओवरहीटिंग की वजह से नहीं हुई थी। अब लॉकडाउन के दौरान अगर इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है और आप इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दो तो आप उल्टा काम नहीं कर रहे। लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से ग्रोथ गिरी हुई है, पर इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, ग्रोथ भी गिरी हुई है। अब आप इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ग्रोथ सैक्रिफाइस होती है, आप ग्रोथ को भी सैक्रिफाइस कर रहे हो, और आपका जो लॉजिक है जिसकी वजह से आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाह रहे हो, वो लॉजिक भी गलत है। इन्फ्लेशन ओवरहीटिंग की वजह से नहीं हो रही, इन्फ्लेशन सप्लाई चेन डिसरप्शन से हो रही है। तो कोविड ने भी हमें सिखाया है कि ये टारगेटिंग रिजीम काम की नहीं है। राइट? अच्छा, ये तो बात हो गई कि चलो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम काम नहीं करती, पर लेट्स अज्यूम काम करती भी है, लेट्स अज्यूम के काम करती है, पर इसके और साइड इफेक्ट्स क्या हैं? ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? लेट्स सपोज काम करती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में कामयाब रही है, पर ये और नुकसान इसने हमें दिए क्या है? कोई नुकसान दिया है। एक, नेगेटिव इंपैक्ट ऑन जीडीपी ग्रोथ। जब से आई है ये रिजीम, इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम, तब से ग्रोथ आपकी डाउनफॉल पे ही रही है, क्योंकि जब भी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो ना, ग्रोथ तो इंपैक्ट होती है, लोन्स महंगे हो जाते हैं, लोग लोन नहीं लेते, क्रेडिट नहीं फ्लो करता। राइट? देन ज्यादा इंटरेस्ट रेट रखोगे अगर आप, तो बोरोइंग कम हो जाएंगी, लोग बोरो कम करेंगे अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, और जब लोग बोरो कम करेंगे तो बोरो करके ही तो एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टमेंट करते थे, नई फैक्ट्री लगाते थे, तो अब बोरोइंग्स कम हो जाएंगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो कुछ एक्सपोर्टर्स थे उनके एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगी, कम से कम फैक्ट्रीज लगेंगी, ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, तो इंप्लॉयमेंट भी कम होगी। क्लियर? और एनपीए भी बढ़ेंगे। एनपीए क्यों बढ़ेंगे? ये पता है क्या आर्ग्यू करते हैं? ये कहते हैं कि अगर सेंट्रल बैंक, जिसका मेन काम था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना कि सारे बैंक्स और एनबीएफसी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो देखना, उसका आधे से ज्यादा ध्यान इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे चला गया। नाउ जब उनका ध्यान इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे था, तब यहां पे उत्पात मचा हुआ था, यहां पे कुछ भी हो रहा था, बैड गवर्नेंस हो रही थी, कई चीजें खराब चल रही थी, सेंट्रल बैंक ने ध्यान ही नहीं दिया।
और ध्यान ना देने की वजह से एनपीए प्रॉब्लम बढ़ती गई। कुछ बैंक्स फेल हो गए, आइलैंड एफएस क्राइसिस हो गया, एनबीएफसी क्राइसिस हो गया, यस बैंक फेल हो गया। अगर टाइम पे ध्यान देके उसको रिजॉल्व कर देते तो ये नौबत ना आती। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे लगा हुआ है। मेक सेंस? तो ये बात कही है इन्होंने। ऑलराइट, चलो कंक्लूजन आप खुद देख लेना। मैंने आपको मेन चीज समझा दिया, डिस्कशन काफी लंबी हो गई है। कंक्लूजन यू विल अंडरस्टैंड ऑन योर ओन, सो जस्ट टेक अ लुक एट द कंक्लूजन कि हमें क्या करना चाहिए। ऑलराइट, चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इशू पे, विच इज ई कॉमर्स एंड एमएसएमईज। नाउ ये जो आर्टिकल है ना, ये वैसे तो मैं चाहता था कि ये भी आप खुद ही पढ़ो, बट क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें आप ना मतलब जिन्हें आपको मतलब जैसे कुछ पॉइंट्स की एक अलग से लिस्ट बना के याद करने की जरूरत थी, बिकॉज ये ना आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगा आपके। तो वो मैंने आपके लिए कर लिया है कि पूरा आर्टिकल पढ़ने के बजाय अब बस कुछ सिलेक्टिव पॉइंट्स मैंने निकाल दिए हैं, वही आप याद कर लो तो आंसर राइटिंग बेटर हो जाएगी। नाउ ये आर्टिकल का प्रेमिसेस पता क्या है कि एमएसएमई सेक्टर इंडिया में क्राइसिस से गुजर रहा है, और एमएसएमई सेक्टर हमारी इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एमएसएमई सेक्टर ना एक तो जॉब इंटेंसिव होता है, इंडिया में बहुत जॉब्स देता है ये। दूसरा, छोटे शहरों में, रूरल एरियाज में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाता है, इनकम जनरेट करता है। ठीक है, तो इससे क्या होती है, प्रधानमंत्री ने ये कहा हुआ है ना, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, छोटे तबके के लोगों की भी ग्रोथ, वो तभी होगी अगर एमएसएमई सेक्टर बढ़ेगा। ना एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने का तरीका पता क्या है? अगर सारे एमएसएमई सेक्टर ये अमेजॉन वगैरह का फायदा उठाने लग जाए, ई कॉमर्स का फायदा उठाने लग जाए। अभी जो एमएसएमई वाले हैं, जो छोटे यूनिट्स हैं, वो अपने लोकल एरिया में ही सामान बेच रहे हैं। अगर ये अमेजॉन या ई कॉमर्स का फायदा उठाने लग जाए तो पैन इंडिया लेवल पे ये ब्रांड बन सकते हैं, वही इन्हें करना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि एमएसएमईज ई कॉमर्स का फायदा उठा के आगे बढ़े, इससे देश आगे बढ़ेगा। क्लियर? अ सिग्निफिकेंट मेजर कंट्रीब्यूटर टू द इंडियन ग्रोथ स्टोरी इज गोइंग टू बी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, manufacturing by small units, cottage units, MSMEs, if effectively facilitated, अगर इन्हें बढ़ावा दिया जाए, will be the game changer to accelerate economic growth, employment, income, and enhance supply chain efficiencies. India has put a goal of inclusive development and enhancing livelihoods. प्रधानमंत्री ने खुद बोला ना, बी वोकल फॉर लोकल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को प्रमोट करो। वो तभी हो सकता है अगर लोकल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आपके एमएसएमई वाले वो अच्छा प्रोड्यूस करें, ज्यादा प्रोड्यूस करें, आप तक अपने गुड्स प्रोवाइड कर सके। और यही प्लान आपका आत्मनिर्भर भारत का भी है। नाउ ई कॉमर्स आपकी हेल्प कर सकता है इस सब में, बिकॉज ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं ये पूरे इंडिया में अपने गुड्स सप्लाई नहीं कर सकते, इनकी सपोर्ट में है ई कॉमर्स। क्लियर? तो यही है। अब एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स फॉर एमएसएमई क्या है कि एक मार्केट एक्सेस मिलेगा, ठीक है। फिर जो छोटे प्रोड्यूसर है, जो गांव देहात, रिमोट एरियाज, हिंटरलैंड्स में है, ये हिंटरलैंड से अपने प्रोडक्ट्स हर बड़े बड़े शहरों में भी बेच सकते हैं, क्योंकि अमेजॉन तो बड़े बड़े शहरों के लोग भी यूज कर रहे हैं। प्लस ये अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज, विलेजेस, यहां के एंटरप्रेन्योर्स अपना सामान बेच सकते हैं, जो लोकल आर्टिजन्स हैं, वीवर्स हैं वो। The e-commerce sector provides opportunities for MSMEs to partner them in supply and delivery system, क्योंकि ये जो Amazon वगैरह है इनकी डिलीवरी सिस्टम अच्छा है, ये MSME इनकी डिलीवरी सिस्टम का फायदा उठा ले। Startups and young brands are also finding opportunity to build national brand, पूरे देश में बेच सकते हो। And growth in MSME sector would boost employment in the country, income generate होगी, economic prosperity होगी, inclusive growth होगी। Now, इतने फायदे हैं ई कॉमर्स के एमएसएमई के लिए, पर फिर भी एमएसएमई सेक्टर ई कॉमर्स की तरफ बढ़ क्यों नहीं पा रहा है, फायदा क्यों नहीं उठा पा रहा है? बिकॉज देयर आर सर्टेन रोड ब्लॉक्स इन फ्रंट ऑफ एमएसएमईज टू फुली यूटिलाइज ई कॉमर्स, राइट? ये पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हर्डल्स इन फ्रंट ऑफ अ रोबस्ट ई कॉमर्स सेक्टर। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर ई कॉमर्स खराब सा चल रहा है। जैसे पता क्या है, जो आपको पता है जीएसटी एग्जेम्पशन है उन लोगों को, उन स्मॉल सेलर्स को जिनकी एनुअल टर्नओवर 40 लाख से कम है। तो जिनकी एनुअल टर्नओवर 40 लाख से कम है उन्हें जीएसटी एग्जेम्पशन है। पर अगर आपकी एनुअल टर्नओवर 40 लाख से कम है पर आप ऑनलाइन सामान बेच रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन नहीं है ना। ये तो गलत है। ऑफलाइन वालों को फायदा, ऑनलाइन वालों को फायदा नहीं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, तो इसे रेक्टिफाई करो। देन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट।
आपको जिस स्टेट में आप सामान बेच रहे हो उसमें आपको शो करना पड़ता है कि मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ये है। तो मान लो मैं हरियाणा में हूं, ठीक है। अब मैं हरियाणा में सामान बेच रहा हूं, पर ई कॉमर्स के थ्रू मैं पंजाब में भी बेच सकता हूं। तो मुझे पंजाब में भी एक ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा और पंजाब में दिखाना पड़ेगा कि पंजाब की सेल्स के लिए मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ये है, मोहाली है, जलंधर है, फगवाड़ा है, कोई भी एक एरिया चूज कर लिया और ये मैंने दिखा दिया, राइट। सिमिलरली राजस्थान के लिए मुझे राजस्थान में एक ब्रांच खोलनी पड़ेगी, ऐसे करना पड़ता है। अब ऑनलाइन वाले, आप कह रहे हो कि ऑनलाइन छोटा प्रोड्यूसर पूरे देश में चले जाए, वो कैसे हर स्टेट में अपना ब्रांच ऑफिस खोल सकता है? नहीं कर सकता है, राइट। तो ऑनलाइन वालों के लिए आप एग्जेम्पशन ले आओ कि ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन्हें फिजिकली नहीं दिखाना पड़े, ऑनलाइन डिजिटल हो इनका। अगर अमेजॉन के थ्रू ये सामान बेच पा रहे हैं तो इनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अमेजॉन ही है, राइट। तो ये इनके हर्डल हटाओ। फिर गवर्नमेंट को, क्योंकि बहुत सारे एमएसएमईज को नॉलेज नहीं है कि अमेजॉन पे सामान कैसे बेचते हैं, कैसे फोटोज डिस्प्ले करनी है, कैसे कैटलॉगिंग करनी है, क्या क्या प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस देनी है, ये हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज सिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, छोटे प्रोड्यूसर्स को। देन स्किल्ड मैन पावर की कमी है, गुड क्वालिटी फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कई एरिया में इंटरनेट एक्सेस नहीं है, कई एरियाज में रोड्स नहीं है, वो इंप्रूव करो। And untapped potential for exports via e-commerce. This can be significantly enhanced. ठीक है, ये कर सकते हो। तो ये रोड ब्लॉक्स हैं। तो ये सीधा सीधा मेंस का आंसर बन जाता है ना इसमें कि हाउ डू यू थिंक ई कॉमर्स कैन चेंज द एमएसएमई लैंडस्केप इन इंडिया एंड व्हाट हर्डल्स आर इन फ्रंट ऑफ दिस एमएसएमई सेक्टर फॉर यूटिलाइजिंग द ई कॉमर्स पोटेंशियल, राइट। तो ये एक आंसर आपका बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, ये स्लाइड और ये स्लाइड आपका आंसर है, राइट। और पूछा जा सकता है मेंस में। क्लियर? मेक सेंस? चलो, ये एक स्क्रीनशॉट बिल्कुल इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के एंड में दिया हुआ था। मुझे लगा कि आपके आंसर की कंक्लूजन इससे बेहतर नहीं हो सकती, तो इसे एक बार पढ़ लेना। अच्छा पॉइंट है, अच्छी कंक्लूजन है, तो ये आपके आंसर राइटिंग में ही हेल्प करेगा। खैर, हाई ग्रोथ प्लान फॉर एग्रीकल्चर, अगेन ये एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, तो इसे भी देख लेते हैं। नाउ इस आर्टिकल में यह कहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी इकोनॉमी के लिए। व्हाई डू वी से दैट भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर इज द प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। व्हाई डू वी से दैट? वेल, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो रीजन देखें। दिस सेक्टर इज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर 42% ऑफ द वर्कफोर्स। 42% आपकी वर्कफोर्स एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। क्लोज टू हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा, सक्सेसफुल एग्रेरियन सेक्टर इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, राइट। ये तो लॉजिक ही बन रहा है। और फूड सिक्योरिटी अगर ना हो तो बहुत सारे लोगों को खर्चा करना पड़ेगा खाना खरीदने में, और बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मेक सेंस? तो सक्सेसफुल एग्रीकल्चर एग्रेरियन ग्रोथ एक्चुअली इंश्योर्स पॉवर्टी एलिविएशन। लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने का भी तरीका है कि रूरल एरिया आपके बढ़ रहे हैं, क्योंकि रूरल पॉवर्टी बड़ी चीज है, राइट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस विद इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर की स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस हैं इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर के साथ। अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रो करेगा तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर को पुश देगा। अब कैसे देगा? बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है ना, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल्स बनाते हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन। और कॉटन कहां से आता है? एग्रेरियन प्रोड्यूस है। वैसे ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो ये लेज कुरकुरे वगैरह बनाते हैं, इनको भी रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से चाहिए। तो बिना एग्रेरियन ग्रोथ के ये इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर सकती, है ना। एक तो ये लिंकेज है। दूसरी लिंकेज पता क्या है? अगर एग्रीकल्चरल ग्रोथ होगी तो फार्मर्स के पास ज्यादा पैसा आएगा, फार्मर्स के पास ज्यादा पैसा आएगा तो रूरल डिमांड बढ़ेगी, रूरल डिमांड बढ़ेगी तो रूरल डिमांड का फायदा किसको है? अगर रूरल एरियाज में ज्यादा पैसा आएगा तो वो क्या खरीदेंगे? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ही तो खरीदेंगे, राइट। टीवी, फ्रिज वगैरह उन्हें भी चाहिए। अगर उनके पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे तो इंडस्ट्रीज को ही फायदा है, टीवी, फ्रिज वगैरह। अच्छा, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर और ग्रो करेगा तो डोंट यू थिंक ट्रैक्टर की भी डिमांड बढ़ेगी? थ्रेशर्स की, कंबाइंस की, गाड़ियों की, ऑटोमोबाइल की, जो मशीन्स, जो फार्म मशीनरी है, उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब फार्म मशीनरी कौन बनाता है? इंडस्ट्रीज। फर्टिलाइजर कौन बनाता है? इंडस्ट्रीज। तो देख रहे हो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में लिंक। तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी।
अच्छा, सर्विस में क्या है, अगर रूरल डिमांड बढ़ती है तो डिफरेंट सर्विसेज की भी तो डिमांड बढ़ेगी, एजुकेशन सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, अगर आप ज्यादा, आपके गांव में ज्यादा फसलें प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो फसलों को मार्केट भी तो भेजना है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। तो लिंक्ड है ये सारी चीजें। तो देश को अगर आगे बढ़ाना है, देश के इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर को आगे बढ़ाना है, तो आपको एग्रेरियन सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। इट्स दैट इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई वी कॉल इट प्राइम मूविंग फोर्स, कृषि प्रधान देश कहते हैं। Right? Now, why is it difficult to come up with a generic all India agricultural strategy? अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो एग्रीकल्चर बढ़ क्यों नहीं पा रहा है? और एक वन साइज फिट्स ऑल, एक पूरी एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी जो सारी स्टेट्स में वैलिड हो, वो क्यों मुश्किल है वो लाना, जो सारी स्टेट्स में वैलिड हो? वेल, ग्रोथ दैट इज नॉट जस्ट इंक्लूसिव, कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को भी इंक्लूड कर रही है, एंड सस्टेनेबल फाइनेंशियली और एनवायरमेंटली। एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आना जो छोटे फार्मर्स को भी इंक्लूड कर रही है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी कर रही है, बहुत मुश्किल चीज है। दूसरा, डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, डाइवर्सिटी बहुत है आपके इंडियन स्टेट्स में, डाइवर्सिटी इन इंडियन स्टेट्स वेयर दे डिफर इन एंडाउमेंट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी के पास इरिगेशन फैसिलिटीज ज्यादा है, कम है, किसी के पास लैंड ज्यादा है, कम है, किसी के पास रोड नेटवर्क ज्यादा है, कम है, राइट? डाइवर्सिटी है। प्लस क्लाइमेट चेंज को लेके भी कई स्टेट ज्यादा वल्नरेबल है, कहीं कम है, इसलिए एक स्ट्रैटेजी होना बड़ा मुश्किल है, राइट? स्टेट्स इवन डिफर इन देयर वल्नरेबिलिटीज टू क्लाइमेट एंड वेदर चेंजेस। नाउ, अभी रिसेंटली इन अ रीसेंट पब्लिकेशन फ्रॉम स्प्रिंगर नेचर, रिवाइटलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर एंड बूस्टिंग फार्मर्स इनकम, strategies for 6 Indian states, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, have been proposed। तो इस स्टडी ने इन 6 स्टेट्स के लिए स्ट्रैटेजी प्रपोज करी है। This publication identified factors that contributed to agrarian growth। इन स्टेट्स में ग्रोथ के, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के कारण क्या है और किन फैक्टर्स की वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ये आइडेंटिफाई करा इस स्टडी ने। It also identified best practices that can be replicated in other states। और हमें इन 6 स्टेट से क्या सीखने को मिलता है जो हम बाकी स्टेट्स में अप्लाई कर सकें, राइट? तो इन स्टेट्स में ग्रोथ क्यों हो रही है? 3 बड़े फैक्टर सामने आए कि इन 6 स्टेट्स में जब भी ग्रोथ हुई है, क्यों हुई है। एक, जिन स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस फार्मर्स को ज्यादा है, जैसे रोड्स का है, इरिगेशन का, इलेक्ट्रिसिटी का है, इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का जितना ज्यादा एक्सेस होगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन टू हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है? हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे अब सिर्फ आप व्हीट राइस नहीं उगा रहे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी, पोल्ट्री, इस जगह जहां जिन स्टेट्स में डाइवर्सिफिकेशन है टू हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एलाइड एक्टिविटीज एज वेल, एनिमल रेयरिंग वगैरह, वो स्टेट्स ग्रो करी हैं। और जिन स्टेट्स में अच्छे प्राइस इंसेंटिव्स हैं, एमएसपी की रीच अच्छी है और फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड है, मतलब प्राइस इंसेंटिव अच्छे हैं, मार्केट एक्सेस अच्छा है, वो स्टेट्स अच्छा ग्रो करती है, ठीक है? तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि bringing markets closer to farmers and increasing the efficiency of value chains emerged as an important factor that explained agricultural growth. The requirement to undertake policy reforms mainly related to marketing emerged as a key driver in predictor of growth. Marketing reforms, APMC reforms, जितने आप reforms लेके आओगे उतना ही आपकी स्टेट बेटर परफॉर्म करेगी एग्रीकल्चर वाइज, ठीक है? अच्छा, एक और चीज इस स्टडी ने देखी है, नीति आयोग का ना एक इंडेक्स है, उस इंडेक्स का नाम है एग्रीकल्चरल मार्केट्स एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स। इस इंडेक्स में ना आप डिफरेंट स्टेट्स को ना रैंक करते हो, किस बेसिस पे? जिस स्टेट ने जितने अच्छे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लिए हैं, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, उसका रैंक अच्छा होता है, जिसने रिफॉर्म्स अच्छे नहीं लिए उनका रैंक गंदा होता है। तो किस स्टेट ने कितने अच्छे एग्रेरियन रिफॉर्म्स किए हैं, उसके बेसिस पे ये इंडेक्स रैंक देता है। तो इस स्टडी ने पता क्या पाया? इस स्टडी ने पाया जिस स्टेट ने अच्छे रिफॉर्म्स लिए हैं, जिस स्टेट का रैंक अच्छा है इस इंडेक्स पे, उस स्टेट में एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी हुई है, व्हिच टेल्स यू कि जितनी ज्यादा गवर्नमेंट प्रोएक्टिव होगी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की तरफ, उतना ही एग्रेरियन ग्रोथ होगी उस स्टेट में, राइट? तो रिफॉर्म्स करने चाहिए, ये पता चलता है। क्लियर? तो वे फॉरवर्ड क्या होगा ये आप खुद पढ़ लेना, क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है? गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, मार्केटिंग रिफॉर्म्स लेने चाहिए, और गवर्नमेंट को डाइवर्सिफाई ज्यादा करना चाहिए, प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच से ज्यादा वैल्यू चेन अप्रोच होनी चाहिए, कि फूड प्रोसेसिंग आप डाल रहे हो, वैल्यू एडिशन कर रहे हो, ये सारी चीजें वे फॉरवर्ड में। तो आपको ये देख लेना, आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ऑलराइट? और एंड में है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टू रीड, जैसे हिंदू का ये आर्टिकल आया था, ये हरियाणा में जो रिजर्वेशन दिया है ना प्राइवेट जॉब्स में, उस पे थोड़ा सा है, और
पावर सेक्टर को लेके गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म सोच रही है। तो इस आर्टिकल ने बताया कि जो गवर्नमेंट रिफॉर्म सोच रही है ना, वो यूएसए की एक स्टेट टेक्सास में भी अप्लाई किया गया था और फेल हो गया था, राइट? तो इसलिए ध्यान रखना। तो ये दोनों आर्टिकल्स आप एक बारी जरूर पढ़ना, प्लीज जरूर पढ़ना, ठीक है? ये मेरी एडवाइस नहीं है, दिस इज माय इंस्ट्रक्शन, पर मैं साथ में प्लीज भी कह रहा हूं, जरूर पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज अच्छी होती है, आंसर राइटिंग बेटर होती है, एंड योर आर्ग्यूमेंट्स आल्सो इंप्रूव। ऑलराइट, चलो फिर इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। आई होप यू लाइक today's lecture, and I hope you don't have any doubts with respect to this lecture. But if you still have any doubts, then please be free to ask those doubts. You can write in the comment section below, mail us, contact us, call us, do whatever you want to do, just clear your doubts from us. All right, so that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.